Hi everyone, this is Yash Gaikwad and I welcome you to this series on strategic management. Since after my exams I was focused on studying for the next stage and then I started preparing for SM and I thought why not go ahead and record the same. तो अब इस बैच में हम बेसिकली बहुत सारी बातें करने वाले हैं अबाउट द कॉमन टॉपिक दैट यू मस्ट हैव सीन दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो अब ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट क्या है, हाउ वी आर गोइंग टू गो थ्रू this video series, what are the chapters that we have to study, or is this a tough subject or is this a scoring subject that will help you clear out your aggregate। ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जिन पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। The core objective of this video is to one, make you understand what the subject is all about. Second, give you certain concepts and ideas जो हमें आगे के chapters पढ़ने में बहुत आसानी से हेल्प करेंगे, क्योंकि कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स है जो बार बार रिकर होते रहते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर आपने एसएम पहले पढ़ा है तो आपने हमेशा अपने सीनियर्स से या टीचर्स से ये सुना होगा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज योर कीवर्ड्स, कि आपको बहुत सारे कीवर्ड्स याद करने पड़ते हैं जिसके लिए लोग बहुत से एक्रोनिम्स भी यूज करते हैं। तो थ्रू दिस सीरीज हमारे दो मेजर चीजों पे फोकस रहेगा। नंबर वन इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स थ्रू एग्जाम्पल, एक जो कॉर्पोरेट लेवल पे एग्जाम्पल्स होता है। दूसरा कि क्या हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेसेस को अपनी खुद की स्टडीज पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एज अ स्टूडेंट, हाउ इज दिस सब्जेक्ट गोइंग टू हेल्प मी, दैट इज गोइंग टू बी नंबर वन माई की लर्निंग आउटकम, कि मुझे कॉन्सेप्ट समझना है और उसका एप्लीकेशन समझना है। सेकेंड थिंग इज कीवर्ड्स एंड हाउ डू यू रिटेन दैट। So the simple way or logic of retaining keywords in this subject, which I would prefer, is to reread things, क्योंकि आप जितना बार बार उस चीज को देखते हैं उतना ज्यादा वो आपको याद होती है, रेदर देन मेकिंग निमोनिक फॉर एवरी सिंगल थिंग। क्योंकि आप अगर देखिए तो हमारे फर्स्ट चैप्टर में ही वी हैव अराउंड 7-8 टॉपिक्स, उनमें एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स, रोल ऑफ सीएस ये है। तो अगर आप इसी एक चैप्टर के 8 निमोनिक्स बनाने बैठ गए और आप हर चैप्टर के लिए ऐसे 8-8 10-10 निमोनिक्स याद करने लग गए, तो इट मे हैपन कि एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जाम में निमोनिक्स याद रह जाए, बट उसके अंदर का कंटेंट इज व्हाट यू मिस आउट। सो विल बी फोकसिंग ऑन memorizing points by constant repetition in this video series। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस सब्जेक्ट में हमारे पास बेसिकली पढ़ना क्या है। देन विल मूव ऑन टू क्या किस लिए पढ़ना है ये सब्जेक्ट, द कोर आइडिया बिहाइंड इट। एंड द थर्ड फेज विल बी वेयर विल बी डिस्कसिंग सर्टन की टॉपिक्स जो हमें एक फाउंडेशनल नॉलेज देगा, ताकि हम आने वाले 6 चैप्टर्स को समझ सके। तो अगर आप इन नोट्स में देखें तो यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला है ओवरव्यू। तो ओवरव्यू फॉलोड बाय सर्टेन बेसिक टर्मिनोलॉजीज, फिर यहाँ हमारे चैप्टर्स का डेटा है, एंड देन वी हैव अ सेक्शन फॉर माइंड मैप्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा ऑर्डर चेंज करेंगे जब मैं आपको ये चीजें दिखा रहा हूँ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट दिस इज। सो लेट अस स्टार्ट विद अ श्लोक व्हिच सेज विद्या ददति विनयम विनयम, which basically translates is कि knowledge will give you humbleness and this humbleness will translate into capability। और जब आप में वो capability आएगी, at the end utilizing that capability you will be able to earn money, and when you apply that money for value creation, that is towards dharma, you will get happiness at the end। So with this positive vibe, let us start understanding। Here are a few words of gratitude। नाउ यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में देयर आर सर्टेन चार्ट्स। इन चार्ट्स में क्या है, इनमें आपके हर चैप्टर का एक ओवरव्यू है, विच इज नॉट दी कोर आइडिया कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। बट अगर आप किसी भी एक टॉपिक को देखें और आप उस टॉपिक को जूम इन करें, सो यू विल गेट एन आइडिया कि अच्छा चैप्टर 3 रिलेट्स टू समथिंग कॉल्ड एज बिजनेस पॉलिसी फॉर्मुलेशन। उसमें मुझे विजन मिशन के बारे में कुछ कुछ पता करना है। तो दिस आइडिया ऑफ दिस ओवरव्यू इज टू गिव यू एक सेंट्रलाइज्ड व्यू पॉइंट कि आपको इस चैप्टर को पढ़ते वक्त किस चीज का ध्यान रखना है या आपकी अप्रोच किस माइंडसेट से होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज अ रिसोर्स लिंक, कि अगर आप इस रिसोर्स लिंक पे जाएंगे तो इस चैप्टर के सारे नोट्स, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं कंपाइल कर रहा हूँ, ये सारी चीजें जो भी रेलिवेंट है इस सब्जेक्ट के लिए, दैट इज व्हाट विल बी अपलोडेड हियर। अब वो पास्ट पेपर्स इसी पीडीएफ फाइल का हिस्सा मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ, अदरवाइज दैट वुड हैव टेकन सम 150 ऑड पेजेस, क्योंकि जून 24 से जून 26 तक के
सारे क्वेश्चन पेपर्स प्लस उनके गाइडलाइन आंसर्स विल मेक दिस नोट्स अ लिटिल bulky. So it is better to provide you with this resource guide. Now, if you go down, हमारे साथ एक मेन चीज ये है कि हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना है सो दैट वी कैन रिवाइज इट 1.5 डे बिफोर एग्जाम, और अगर आप बोथ ग्रुप्स अपीयर कर रहे हैं तो आधे दिन में आपको ये रिवाइज करके आना चाहिए. सो फॉर दैट वी हैव गिवन यू स्ट्रक्चर्स फॉर क्रिएटिंग माइंड मैप्स. तो यहाँ पे एक सेक्शन है माइंड मैप का यहाँ पे, बट ये तो एम्प्टी है. ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 2 पेजेस एम्प्टी है, देन यू हैव अ चैप्टर नेम, देन यू हैव कि उसमें कोई आइडिया है स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पे आ गए. नेक्स्ट टॉपिक्स इज CSR, फिर CSR से रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पे आ गए. द कोर फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड गिविंग यू दिस माइंड मैप इज की जब आप ये टॉपिक पढ़ने बैठो तो रेदर देन गोइंग थ्रू द बुक एंड री रीडिंग एवरीथिंग, यू शुड रेदर रिवाइज. एंड द वे टू रिवाइज इज कि आप इस टॉपिक पे आ जाओ, यू लुक एट व्हाट द चैप्टर नेम इज, you look at what the heading is, and then you try to recall what other points were there in it. और उन्हें याद करने के लिए यहाँ पे जैसे कि बेनिफिट्स ऑफ CSR है, तो बेनिफिट्स ऑफ CSR में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या कीवर्ड्स है, दैट इज व्हाट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड हियर. तो इस चार्ट के थ्रू आप क्विकली एक ग्लांस से वो चैप्टर रिवाइज कर पाएंगे. प्लस यहाँ पे एक एम्प्टी चार्ट और है कि अगर आप खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन राइट डाउन एंड रिकॉल कि अच्छा ये टॉपिक था, इसके अंदर की ये सब टॉपिक्स थे, एंड दैट वे इट विल बी हेल्पफुल टू यू. और यहाँ पे एक ब्लैंक पेज और दिया गया है कि अगर आपको कुछ लग रहा है कि कोई चीज इस नोट्स में कवर्ड नहीं है बट आपके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है, या वो चीज आप भूल जा रहे हैं, या उसका आपको कोई बेहतर निमोनिक मिला है, कोई क्वेश्चन है जो आपको रेफर करना है लास्ट डे पे, तो वो सारी चीजें आप यहाँ जॉट डाउन कर सकते हैं. दिस इज समथिंग दैट यू विल सी फॉर ऑल द 6 चैप्टर्स दैट वी हैव ओवर हियर. तो थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आता है. Then we'll talk about a few basic things about this subject. तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है. हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि पार्ट है आपके ग्रुप 2 के मॉड्यूल का. ग्रुप 2 के मॉड्यूल में इसका पेपर कोड होता है 535. अब अगर आप बोथ ग्रुप्स अपीयर कर रहे हैं तो ये आपका सेकंड पेपर होने वाला है, और अगर आप सिर्फ सेकंड मॉड्यूल के लिए अपीयर कर रहे हैं तो ये आपका फर्स्ट पेपर होगा. तो ये आपके पेपर के सीक्वेंसेस है. अब क्या ये पेपर सिंगल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का है? क्या नहीं. दिस पेपर यूजुअली कंप्राइजेस ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस. तो जब मैं यहाँ बात करता हूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, सो इट कम्स फॉर 40 मार्क्स, वेयर एल्स जो आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस वाला पोर्शन है, दैट इज योर पार्ट 2, दैट विल बी कमिंग फॉर 60 मार्क्स. अब ये जो पार्ट 1 ऑफ SM है, दैट इज फॉर 40 मार्क्स, ये आखिर आपके क्वेश्चन पेपर में आपको कैसे दिखने वाला है, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस. तो पहली चीज, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट इज 40 मार्क्स इन योर टोटल वेटेज ऑफ 700 मार्क्स. सेकेंड थिंग, इसकी ये सब्जेक्ट थोड़ा लाइट हार्टेड है, कि जहाँ पे आपको कोर लॉ में बहुत सारी कंप्लायंसेस याद रखनी पड़ती थी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स याद करने हैं. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपको उतना ज्यादा लोड नहीं लेना है. इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी फन सब्जेक्ट. ये आपको डे टू डे बिजनेस कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज समझने में हेल्प करेगा. इट विल हेल्प यू रिलेट दैट हाउ कंपनीज एक्ट एंड ऑपरेट इन टूडेज डायनामिक एनवायरनमेंट. साथ ही साथ ये सब्जेक्ट इतना यूजफुल है कि आप इसे अपनी स्टडीज में भी अप्लाई कर सकते हैं. So it's a very practical subject. At the same time, it is something that will help you secure an easy 40 marks in your SMCF paper. So you can, if अगर आपने 40 marks easily target कर लिए, so out of the 60, it would be quite easier for you to go towards an exemption. तो अब बात करते हैं पार्ट 1 के पेपर में कंटेंट क्या है. सो यूजुअली जो आपका क्वेश्चन पेपर है, अगर मैं इस साइड में आऊँ, यहाँ पे देखते हैं हम, ये रिसेंट क्वेश्चन पेपर है ऑफ जून 26 एग्जामिनेशन. तो जो SMCF का आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, उसके पार्ट 1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो एक केस बेस्ड एनालिसिस आएगा, जिसके अंदर 2 सब पार्ट्स हो सकते हैं, पार्ट A एंड पार्ट B. ईच विल बी ऑफ 10 मार्क्स. यहाँ पे एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये सेकंड क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का है. तो part 1 question 1, which contains 2 subpart, 10 marks each, that will be for your SM portion. Next is your question 2, which carries an internal choice of question, either 2 आप attempt कीजिए या 2A attempt कीजिए.
और हर क्वेश्चन के 4 सब पार्ट्स हो गए ऑफ 5 मार्क्स ईच, सो दैट मेक्स इट 20 मार्क्स। ये अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे अगेन आपको एक केस स्टडी फॉर्मेट में एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट यू हैव तीसरा क्वेश्चन, और ये यहाँ पे चौथा क्वेश्चन खत्म होता होगा फॉर 5 मार्क्स। तो टोटल 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, फिर यहाँ पे एक ऑप्शनल क्वेश्चन आ गया है। तो अगर मैं इसे एनालाइज करूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि एसएम के पेपर में मेरे पास दो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू में मेरे पास चॉइस है टू और टू ए की। क्वेश्चन वन वुड बी आइडियली फॉर 40 मार्क्स, जिसके दो सब पार्ट्स होते हैं, इधर 10-10 मार्क्स ईच। और ईच पोर्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पे हर क्वेश्चन के, जैसे कि मैं क्वेश्चन वन की बात करूं तो इसके भी सब पार्ट्स हो सकते हैं, इधर इट विल बी 5 क्वेश्चन ऑफ 2-2 मार्क्स ईच, और इट कुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ 5+2+3। तो ऐसे करके इनके सब पार्ट्स बनते हैं। वहीं पे मैं क्वेश्चन बी की बात करूं, जो आप केस स्टडी में देख रहे हैं, तो वहां पे क्वेश्चन बी में या तो आपको 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए दे देगा और एक क्वेश्चन 1+4, 2+3, इस तरीके के सीक्वेंस से वो पूछता है। तो इस तरीके से एक आपका 20 मार्क्स यहाँ सिक्योर होते हैं, प्लस आपके 10 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन, यहाँ पे आ रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल थ्रू दिस केस स्टडी इज कि आपके पास क्वेश्चन वन है जिसमें आपके पास 10-10 मार्क्स के दो क्वेश्चन है, तो आपके पास 10+10 = 20 मार्क्स का यहाँ क्वेश्चन हो गया। फिर आपके पास क्वेश्चन टू इज फॉर 20 मार्क्स, तो दिस मेक्स यूर टोटल इज ऑफ 40 मार्क्स फॉर एसएम सब्जेक्ट। प्लस आपके पास एक एडेड एडवांटेज है कि आपके पास क्वेश्चन टू में 20 मार्क्स के क्वेश्चन की चॉइस है, इधर यू सॉल्व टू और टू ए, सो दैट मेक्स योर टोटल क्वेश्चन पेपर ऑफ 60 मार्क्स। कि आप चाहे तो अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं जम रहा है टू का, तो आप सेकंड क्वेश्चन पे स्विच कर सकते हैं। सो दैट इज एन एडवांटेज दिस सब्जेक्ट ब्रिंग्स टू यू। अब लेट्स सी फॉरवर्ड कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या करना है सब्जेक्ट की जर्नी में थ्रू आउट। सो नंबर वन, लर्निंग द लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई सेड अगेन कि कीवर्ड्स, हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बहुत बार कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हम इतने कॉमनली नहीं सुनते हैं, बट सिंस वी आर इनटू द रेल्म ऑफ कॉर्पोरेट्स, हमें वही टर्मिनोलॉजी या वही लिंग्विस्टिक्स यूज करने पड़ेंगे। जैसे कि आप देखिए कि अगर आपके पास कोई रिसोर्स है या आपकी कैपेबिलिटी है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आप उसे अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहेंगे। आप कंपनी के सेल्स को सेल्स नहीं कहते हैं, आप सेल्स की जगह वर्ड यूज करेंगे टॉप लाइन, आप प्रॉफिट की जगह वर्ड यूज करेंगे बॉटम लाइन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको कुछ की टर्म्स याद रखने, एंड दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश, इट इज जस्ट बेसिक कि आप जितना बार बार रिपीट करेंगे, जितना फेमिलियर होते जाएंगे इस सब्जेक्ट के साथ, जितनी बार इसे रिवाइज करेंगे, उतना जल्दी आपका इन चीजों पे ग्रिप आना शुरू होगा। नेक्स्ट इज कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो क्वेश्चंस कुड बी केस स्टडी बेस्ड, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, इफ यू गो थ्रू क्वेश्चन नंबर वन बैक अगेन, तो आप देखेंगे कि यहाँ ये क्वेश्चन वन स्टार्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन वन में यहाँ लंबी चौड़ी हमें एक केस स्टडी दी हुई है, फिर इस केस स्टडी के बेसिस पे ये हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आप देखिए, सेम चीज यहाँ क्वेश्चन टू बी में भी रिपीट हो रही है, नेक्स्ट सॉरी क्वेश्चन वन बी में रिपीट हो रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन टू में आप देखेंगे तो दिस इज समथिंग दे ड्राफ्टेड एज अ केस स्टडी, आपको कुछ कुछ चीजें बताई गई है। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं उस पे एप्लीकेशन बेस्ड, या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि आप क्वेश्चन देखे तो आपको दिखे कि the question looks like a case study based question, but it can be something that he is asking directly. तो द वे टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज कि जैसे यहाँ पे आप देखिए सीधा उसने एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक गैप, इसके कॉज एंड सिग्निफिकेंस बताइए। सेम चीज आपको केस स्टडी भी पढ़ते वक्त आपको क्या करना है, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू while रीडिंग एनी केस स्टडी इज यू स्किम टू द लास्ट सेक्शन, कि आखिरी में उसने पूछा क्या है, ताकि जब आप ये सेक्शन पहले पढ़े कि व्हाट यू हैव टू आंसर, एंड देन यू जंप बैक टू द क्वेश्चन। सो दैट वे जब आप उस केस स्टडी एनालाइज कर रहे होगे, यू विल ऑटोमेटिकली बी पुटिंग मोर एम्फोसिस कि मुझे इस चीज का आंसर लिखना है, तो उसके लिए रेलेवेंट पॉइंट्स क्या है। तो दैट इज द वे क्वेश्चंस आर ड्राफ्टेड। yes, it is partly case study based, yes there are direct questions, बट ओवरऑल इट इज क्वाइट इजी कि अगर केस स्टडी भी आती है
तो व्हाट दे डू इज कि वो आपको एक कॉन्सेप्ट देते हैं, उस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ कुछ बता देते हैं, और आपका काम क्या है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि मैंने ये 6 चैप्टर्स पढ़े थे, उसमें से ये किस कॉन्सेप्ट को रिलेट कर रहा है। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दैट कॉन्सेप्ट, वो यहाँ कैसे अप्लाई होता है। अगर जैसे हमने वो सीएसआर का क्वेश्चन देखा था, जिसमें वो आपसे कैलकुलेशंस की बात कर रहा था, हाउ डज दोस कैलकुलेशंस अप्लाई हियर उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली। या हो सकता है कि वो आपको कॉन्सेप्ट दे, उसके सिग्निफिकेंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पूछ ले, या कोई कंपैरिजन पूछ ले, तो आपको बस रिकॉल करना है और वो पॉइंट्स जॉट डाउन करना है। नेक्स्ट इज कि ऑल चैप्टर्स आर इंटरलिंक, कि हमारे पास टोटल 6 चैप्टर्स है, बट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन कि आपका एक चैप्टर एक अलग दुनिया चले, दूसरा चैप्टर अलग दुनिया चले। दे आर ऑल गोइंग टू बी सिंक्ड इन अ प्रोसेस। कि जैसे अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जब आप वो डेफिनेशन देखेंगे आपको रियलाइज होगा कि वो एक बेसिक सा सर्कल है, जिसमें हम कुछ 5-6 पॉइंट्स पढ़ते हैं, और वही 5-6 पॉइंट्स हमारे पूरे 6 चैप्टर्स है। So, with that being said, let us start with the history of strategic management. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मुझे पढ़ना क्यों है, या ये मेरे सिलेबस का हिस्सा क्यों बना है। सो द क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड इज कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ कंपनी सेक्रेटरी पोजीशन विच इज मोर टूवर्ड्स लॉ। कंपनी के ऑपरेशंस, कंपनी के सीईओज देखते हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, बिजनेस प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सब सीईओ और ऑपरेशंस का काम है। देन व्हाई इज इट crucial for me as a compliance officer or as a legal advisor to learn the subject of strategic management? तो सबसे पहली चीज ये है कि कंपनी में बोर्ड होता है, बोर्ड के साथ में बैठता है एक की मैनेजरियल पर्सन, जिसे लॉ रिकॉग्नाइज करता है एज अ कंपनी सेक्रेटरी। अब इस पर्सन का काम क्या है कि बोर्ड को हर डिसीजन में एडवाइस कर। तो बोर्ड जब भी कोई डिसीजन लेता है, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कुछ नई एक्टिविटीज करनी है, तो हर बार बोर्ड इस कंप्लायंस ऑफिसर की एडवाइस सीख करता है कि आप हमें बताइए क्या चीजें सही हैं, गलत है। तो उस समय आप सही तरीके से एडवाइस दे पाए, इसीलिए आपको एक लॉजिकल थिंकिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, और वो फ्रेमवर्क आप सीखते हो थ्रू दिस सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कोर आइडिया या कोर फिलोसफी यही है कि आपको एक लॉजिकल फ्रेमवर्क दिया जा सके कि किसी चीज को लेके कैसे अप्रोच करना है, कैसे चीजों को समझना है, और कैसे आपको एक ओपिनियन फॉर्म करना है, बेस्ट स्ट्रेटेजी चूज करनी है, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चूज करना है। क्यों? क्योंकि आपके रिसोर्सेज इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं। अब इसे हम अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही रिलेट करके समझते हैं। लेट अस एग्जाम मीन व्हाट करियर ऑप्शंस दैट यू हैव आफ्टर 12th। आप ग्रेजुएशन के लिए जा सकते थे, आप एक प्रोफेशनल कोर्स सीए सीएस चूज कर सकते थे, आप, या हो सकता था एक एमबीए की डिग्री की ओर इंक्लाइंड होते, और यू कुड हैव गॉन टूवर्ड्स एडिटिंग, आर्ट्स एंड थाउजेंड अदर थिंग्स। बट व्हाट यू डिड, यू स्कैन योर एनवायरनमेंट, आपने देखा कि पहली चीज, मेरे पास 10th के बाद कौन कौन सी स्ट्रीम्स अवेलेबल है। यू हैड साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। फिर आपने देखा उसमें से मेरे लिए बेस्ट सुटेबल कौन सा है, कि इट माइट हैपन दैट अर्थमेटिक्स और मैथमेटिक्स इज समथिंग दैट आई फाइंड चैलेंजिंग, एंड लॉ इज समथिंग दैट आई एम डीपली ड्रिवन टूवर्ड्स, या मुझे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स, बिजनेस चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। सो यू मूव टूवर्ड्स कॉमर्स बेस्ड ऑन कि आपको क्या अच्छा लगता था। देन आफ्टर कॉमर्स इन 12th यू लुक्ड एट व्हाट सब्जेक्ट्स यू हैव। फिर आपने एक एनालिसिस किया कि एक ग्रेजुएशन कोर्स में इतना कॉस्ट आता है, इतना टाइम लगता है, इतना रिजल्ट मिलता है, एंड द आरओआई, द काइंड ऑफ पैकेजेस यू विल फेच, और द काइंड ऑफ जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यू गेट। और उसके बाद आपने डिसाइड किया ओके लेट्स गो फॉर सीएस। तो जब आपने ये किया, इसमें आपने अपना टाइम दिया, अपना पैसे दिए, यू आर लॉक्ड इन फॉर, जब तक कि आपका ये कोर्स खत्म नहीं हो जाता। सो फॉर a period of 3 to 5 years, you're constantly grinding, missing out on फैमिली फंक्शन, पर्सनल लाइफ कुछ है नहीं, तो आप अपने रिसोर्सेस कमिट कर रहे हैं। सो द आइडिया ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द सेम, कि आपको एक लॉजिकल फ्रेमवर्क दिया जा सके, जिससे आप सोचें और एनालाइज करें कि जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है जिसमें आपके रिसोर्सेज इन्वॉल्व होंगे, तो आप उसे किस तरीके से ले सकते हैं, सो दैट आप एक लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर मूव करें। अब दैट ब्रिंग्स मी टू अ फंडामेंटल आइडिया ऑफ एसएम, कि पहला मेरा लर्निंग आउटकम क्या है, कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट
मुझे एक लॉजिकल थिंकिंग फ्रेमवर्क देता है। ऐसा मुझे ये नहीं बताता कि क्या करना है, ऐसा मुझे बताता है कि कैसे सोचना है, दैट ताकि मैं एक बेहतर डिसीजन ले सकूं। दूसरा, एसएम में हम जब भी पढ़ेंगे, हमारे रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम लॉन्ग टर्म नेचर के डिसीजन लेते हैं कि जो मैं आज कर रहा हूं इसका अब मुझे रिजल्ट आने वाले समय में मिलेगा। सो इट इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। तीसरा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है, इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। कि हो सकता है आपने बहुत कैलकुलेट करके ये कोर्स लिया है, बट एक बार सच्ची बताना, क्या आपको भी कॉन्फिडेंस है कि हर बार रिजल्ट पास ही आएगा? नो। अंटिल दैट यू मार्कशीट कम्स एंड यू सी सक्सेसफुल और पास, तब तक आपके मन में वो डाउट तो रहता ही है कि क्या हुआ अगर एक दो मार्क्स ऊपर नीचे हो गए, या मेरा एक आध सब्जेक्ट इतना अच्छा नहीं गया। या कई बार ऐसा होता है कि आप जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पढ़ते हैं उसी का पेपर खराब चले जाए, और जो आपका सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट आपको लगता था वही आपके लिए मोस्ट स्कोरिंग निकला है। सो देर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डज नॉट गारंटी कि आप हमेशा सक्सेसफुल होगे, बट रेदर व्हाट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डज इज इट इंश्योर्स कि आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं कि आप एक करेक्ट डिसीजन ले पाए। सो डज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑलवेज गारंटी सक्सेस? द आंसर इज नो। अब ये तो स्टूडेंट लाइफ की बात हुई। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टाटास, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेट इन इंडिया। They attract the best and best of talent. They have the best of capabilities and resources. Then they launched a product, Tata Nano. Basic idea being कि एक family है, उसमें let's say husband, wife and children. They travel through अब बाइक, और बाइक पे चार लोगों के होने से एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा है। बाइक स्केड हो सकती है, बारिश में आपको नहीं बचाती है, धूप में अगेन harshness of the sun is what you have to face. So with that in mind, Tata came up with a product that is Tata Nano, एक ऐसी कार जो अफोर्डेबल हो, सस्ती हो, एट द सेम टाइम जो आपको प्रोटेक्ट करे धूप से, जिसमें आपके फैमिली के चारों लोग आसानी से बैठ के ट्रेवल कर सके, जो इकोनॉमिकली फ्यूल एफिशिएंट हो, जिसमें पार्किंग की प्रॉब्लम्स ना आए, जिसका कॉम्पैक्ट साइज हो। Basically the idea was to create a people's car for India. बट जैसे ही वो कार इंडियन मार्केट्स में आई, पीपल रिजेक्टेड इट। व्हाई? क्योंकि लोगों के लिए इंडियन मार्केट्स में कार इज नॉट जस्ट अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, रेदर इट इज एन स्टेटस सिंबल। तो कोई भी ये प्रेफर करता कि मैं टू व्हीलर से चलूं, रेदर देन कि मैं कार खरीदूं और लोग कहे कि ये सस्ती गाड़ी खरीदी है। एंड दैट वाज द मार्केटिंग पॉइंट which Tata was trying to sell, कि it's an affordable car, it's a car that is under 1.5 lakh rupees, and that is where people rejected it completely. So क्या ऐसा नहीं था कि उन्होंने strategic management apply नहीं किया होगा? They did, but still the outcome was unfavorable and they failed. So अब let us look at where does the chapter strategic management origins from. तो सबसे पहली चीज जो हमने देखी कि strategic management का एम क्या है, आपको एक लॉजिकल थिंकिंग फ्रेमवर्क देना ताकि आप डिसीजंस ले सके। अब स्ट्रेटेजिक एंड मैनेजमेंट, ये दो शब्दों का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है कि जब भी आप अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ कर रहे हैं, दैट इज योर स्ट्रेटेजी। लाइक यू आर प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस और यू आर प्लेइंग क्रिकेट ऑन द फील्ड, तो आप पहले कौन से प्लेयर को उतारेंगे? आप पहले बैट करेंगे, आप पहले बॉल करेंगे, या आप किस तरीके से आगे का मैच प्लान आउट कर रहे हैं अपने माइंड में टू विन, दैट इज योर गोल। सो दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजी, कि आप किस स्ट्रेटेजी से मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का अल्टीमेट एम होता है टू टेक डिसीजन। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नथिंग बट अ लॉजिकल फ्रेमवर्क, कि आप कैसे सोचते हैं कि आप मल्टीपल अवेलेबल कोर्स ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस में से कौन सा स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को मीट कर पाए। दैट इज योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो द आइडिया ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ओरिजिनेटेड अर्लियर इन दी वॉर्स। क्योंकि पहले जब लड़ाइयां होती थी तब क्या होता था, इफ यू आर अ किंग एंड यू आर फाइटिंग योर राइवल, तो आप ये कोशिश करोगे कि जो आपकी क्षमताएं हैं, जो आपकी कैपेबिलिटीज है, योर फर्स्ट कीवर्ड दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस, कि जो आपकी क्षमताएं हैं, आपकी की आपकी कैपेबिलिटीज है, उनको आप अपने एडवांटेज पे यूज करो। एट द सेम टाइम जो आपके राइवल है, उनकी वीकनेसेस को आप एक्सप्लॉइट करो, ताकि क्या, आप अपनी कैपेबिलिटीज का एडवांटेज लेते हुए अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बनाओ,
और अपने राइवल की वीकनेस को एक्सप्लॉइट करते हुए उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज बनाओ, ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर पाओ, दैट इज टू विन अ वॉर। फिर धीरे धीरे ये सेम आइडिया इवॉल्व हुआ और हमने बिजनेस में आते हुए देखा और उसे कॉर्पोरेट्स में अप्लाई होते देखा। वाई? बिकॉज इन टूडेज डे एंड एज द कॉम्पिटिशन इज रियली टफ एंड रियली कट थ्रू। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। अब ये जो आपके सामने ये छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, आने वाले 6 चैप्टर्स मोर और लेस इसी बॉक्स में सिमट के रह जाते हैं। दिस इज द कोर प्रिंसिपल, द कोर फंडामेंटल आइडिया कि आपको क्या पढ़ना है, आने वाले चैप्टर्स कैसे एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं एंड सो ऑन। सो आई वांट यू टू जस्ट हैव अ लुक एट दिस फॉर अ मिनट। हाँ जी, सो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि हमें पढ़ना है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज एन ऑन ग्रोइंग प्रोसेस। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक निरंतर चलने रहने वाला प्रोसेस है। यानी कि क्या ऐसा है कि मैंने आज स्ट्रेटेजी बनाई और मेरा काम हो गया, अब मैं 5 साल देखूं ही ना? नहीं, इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस। आपको हमेशा स्ट्रेटेजी बनाते रहना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटेजी मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। इस पूरे प्रोसेस में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद अ स्ट्रेटेजिक विजन। दिस इज योर सेकंड कीवर्ड, विजन। विजन का मतलब क्या होता है? मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। विजन इज अ रोड मैप फॉर योर फ्यूचर। विजन बताता है कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे आगे कहाँ जाना है। एज अ स्टूडेंट योर गोल कुड बी कि आई वांट टू बी अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल, दैट इज माय विजन। कि लॉन्ग टर्म में आज से 2 साल बाद, आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद मेरे हाथ में एक डिग्री हो, मेरे नाम के आगे एक प्रीफिक्स हो। दैट इज योर विजन। दैट इज कि आप कहाँ जाना चाहते हो। नेक्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? विजन तो एक बहुत जेनरिक चीज हो गई कि मुझे कहाँ जाना है, बट वहां पहुंचने के लिए मुझे आज की डेट पे कुछ गोल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ मेजरेबल चीजें करनी पड़ेगी। मुझे सीएस बनना है, बट उसके लिए मुझे आज पेपर देना पड़ेगा, पेपर देने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो आज मैं डेली क्या पढ़ रहा हूँ, दोज आर माई ऑब्जेक्टिव। कि स्ट्रेटेजिक विजन इज वेयर यू वांट टू बी, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इज व्हाट यू नीड टू डू टू गेट देयर। तो स्ट्रेटेजिक विजन, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपने वो चीज आइडेंटिफाई की, फिर उसके बाद आपने कुछ गोल्स बनाए, दोज आर योर ऑब्जेक्टिव्स। फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई। स्ट्रेटेजी इज कि ओके, आई वांट टू बी अ सीएस। इन ऑर्डर टू डू दैट आई हैव टू डू अ सर्टेन थिंग्स। कि मुझे कुछ क्लासेस करनी पड़ेगी, मुझे थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी करना है, ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। देन आई हैव टू गिव एग्जामिनेशन, एंड एग्जामिनेशन के बाद मुझे नेक्स्ट मॉड्यूल या नेक्स्ट स्टेज की तैयारी चालू करनी है, so that I can repeat this whole process, go get clear with my examination and get a degree। ये आपका विजन और आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गया। नेक्स्ट इज यू चूज अ स्ट्रेटेजी। अब आप क्राफ्ट करते हो स्ट्रेटेजी, आप देखते हो कि आपके पास क्या क्या अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस अवेलेबल है, और उसमें से आप चूज करते हो आपके लिए बेस्ट कोर्स ऑफ ऑप्शन क्या है। कि क्या आप रिकॉर्डेड क्लासेस लेना चाहेंगे, आप फेस टू फेस क्लासेस लेना चाहेंगे, या कोई सब्जेक्ट आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। तो वो सारी चीजें आप देखते हैं। आप देखते हैं कि आपको उसका स्टडी मटेरियल कौन सा ज्यादा बेहतर लग रहा है, आपको कौन सी रिसोर्स गाइडेड की जरूरत है, आप कौन से रिसोर्सेज यूज करेंगे, आप पढ़ते वक्त व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टडी टेक्निक्स वुड यू यूज, आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे। वो सारी चीजें आपकी स्ट्रेटेजी में आ जाती है। तो नंबर वन, यू ड्राफ्ट अ विजन, यू मूव टुवर्ड्स क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्टिव दैट इज मेजरेबल गोल्स विच हैव डिफाइंड टाइम लिमिट्स। देन यू मूव टुवर्ड्स क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी, कि अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और किस तरीके से करना है, ये चीजें मुझे समझ में आ जाए। नेक्स्ट इसकी स्ट्रेटेजी बना के बैठे रहूं, डे ड्रीम करूं, हो जाएगा क्या? नहीं, यू इम्प्लीमेंट दोज स्ट्रेटेजीज। कि अब आप एक्चुअल एक्शन मोड में आ रहे हैं, यहाँ आप चीजें करते हैं। फिर अक्सर आपने देखा होगा कि आप सोचते हैं कि आज मैं अच्छे से पढ़ूंगा, किसी चीज को 2 घंटे दूंगा, बट वो चीज 5 घंटे ले लेती है, 6 घंटे ले लेती है। हर बार आपके लिए आउटकम्स आपके फेवरेबल नहीं होते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करते हैं, अडेप्ट करते हैं। दैट इज टू मेक करेक्टिव एडजस्टमेंट्स टू योर स्ट्रेटेजी।
so that your strategy can be back again in line with your strategic vision. तो strategic management का इतना सा एक साइकिल है जो हमें अच्छे से मेमोराइज हो जाना चाहिए, क्योंकि इसी के पॉइंट्स आगे बेस बनते हैं हमारे सारे चैप्टर्स के, और बहुत रिपीटेटिवली आते हैं। तो पहली चीज क्या, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, setting up of strategy of objectives in order to achieve that strategic vision, ड्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी। अब ड्राफ्ट करने से काम होगा नहीं, मैं उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करूंगा, और इम्प्लीमेंट करने पे जो मुझे चैलेंजेस मिल रहे हैं उन फीडबैक्स को लेके मैं करेक्टिव एक्शन लूंगा, सो दैट माई स्ट्रेटेजी कैन अगेन बी इन लाइन विथ माई स्ट्रेटेजिक विजन। तो यहाँ से हमने कुछ की पॉइंट्स डिराइव किए हैं। दैट इज वन, की स्ट्रेटेजी हमेशा लॉन्ग टर्म नेचर की होती है, कि आप जब भी स्ट्रेटेजिक विजन सेटअप करते हो, यू लुक एट समथिंग एस्पिरेशनल, कि मुझे कहाँ जाना है ऑन फ्यूचर, व्हाट डू आई वांट टू बी। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑलवेज डील्स विथ लॉन्ग टर्म गोल्स। नेक्स्ट इज इट इज गोल ओरिएंटेड, यानी कि आप हमेशा एक स्पेसिफाइड आउटकम को भी अचीव करना चाहते हो। यस, देर इज एन एस्पिरेशनल एस्पेक्ट दैट यू वांट टू बी CS and you want to have a roaring practice, or you want to be a very dynamic uh, person when you enter corporates in compliance roles, but at the same time आप कुछ measurable goal भी बनाते हो कि आपको ये एग्जाम क्रैक करना है। सो वेदर यू वांट टू एम फॉर अ रैंक, वेयर यू वांट टू एम फॉर बोथ ग्रुप्स, या आप एक एक सिंगल मॉड्यूल करके देना चाहते हैं, so you also set up micro goals. नेक्स्ट इज अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब भी आप कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले रहे हैं, ये सारा तामझाम हो ही इसलिए रहा है कि आपके पास बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है, और आपके पास उन एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो यू हैव टू इंश्योर दैट जो आप रिसोर्सेज अलॉट कर रहे हैं या लॉक इन कर रहे हैं, वो सही तरीके से आपको एक फेवरेबल आउटकम देता है। नेक्स्ट इज इट डज नॉट गारंटी सक्सेस, कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ लेने का ये मतलब नहीं है कि आप सक्सेसफुल होगे ही होगे, बट इसका ये मतलब है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ने से आपको ये समझ आ गया है कि कौन सी चीजें नहीं करनी है या कौन सी गलतियां अवॉइड करी जा सकती है। अ सिंपल एग्जांपल इज, लेट्स लुक एट योर जर्नी। जब आप CSET में थे, तब आपका एक माइंडसेट था, आप चीजों को एक तरीके से पढ़ते थे। व्हेन यू केम टू एग्जीक्यूटिव, आपने जो भी पहला मॉड्यूल दिया होगा, तब आपका माइंडसेट बदला। देन यू रियलाइज कि आप EET में क्या गलतियां करते थे। द मोमेंट यू वर एट अ स्टेज, जब आपका फर्स्ट मॉड्यूल का क्लास खत्म हुआ, तब आपको एक हाइंडसाइट डेवलप हुआ कि यार ये मॉड 1 की क्लासेस में मैंने ये गड़बड़ की है, तो मुझे सेकंड मॉड की क्लासेस में ये सेम गलतियां रिपीट नहीं करनी है। तो क्या हो अगर आपको ये चीजें पहले ही पता चल रहा है। दैट इज द कोर आइडिया, कि आपको एक फ्रेमवर्क मिले ताकि आप चीजों को बेहतर एनालाइज कर पाए, और जो अवॉइडेबल मिस्टेक्स है उन्हें अवॉइड कर पाए। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वन डज नॉट गारंटी सक्सेस, बट यस इट ड्रास्टिकली रिड्यूसेस योर चांसेस ऑफ फेलियर। नेक्स्ट इज, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑनगोइंग क्यों? क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। अगर आप एग्जाम को एनालाइज करके खुद को आप अपग्रेड कर रहे हैं एग्जाम के हिसाब से, तो ICSI या जो भी एग्जामिनेशन बॉडी है, वो भी तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रही है, वो भी देख रही है कि स्टूडेंट्स का लेवल बढ़ रहा है, तो वो भी अपने क्वेश्चंस, अपने स्टडी मटेरियल को कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही है। तो इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, इसीलिए हमारी स्ट्रेटेजी फ्लक्चुएट होती है, ताकि हम फीडबैक्स लेते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। हेंस इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, कि एक बार स्ट्रेटेजी बनाने से काम नहीं होता है, आपको कॉन्स्टेंटली उसे मॉनिटर करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, एंड री एग्जीक्यूट करना पड़ता है। सेकंड, इट इज डायनामिक। डायनामिक क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक नहीं है, वो एक तरीके से फिक्स नहीं है, वो रेदर केपेबल है फ्लेक्सिबिलिटी की, कि वो चेंज होती है। कि लेट्स से आप एक तरीके के स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्लान करते हैं कि द नेक्स्ट 30-35 डेज दिस इज हाउ आई विल टेक अप माई सब्जेक्ट्स एंड दिस इज हाउ आई विल स्टडी। बट फिर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, ऑल ऑफ अ सडन एक वीक का टाइम चला गया, देन यू री एडजस्ट योर स्ट्रेटेजी। दैट इज व्हाट आई मीन बाय बीइंग डायनामिक, कि आप उसी पुरानी स्ट्रेटेजी को अल्टर करते हैं ताकि वो आपके नए टाइम फ्रेम में फिट हो सके। अब यहाँ पे देखिए, स्ट्रेटेजिक विजन, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्राफ्टिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड करेक्टिव एक्शन, ये सारी चीजें तो हम पहले ही पढ़ के आए। अब यहाँ पे हम कुछ कोर फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना है मुझे, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 4 फेजेस होता है, 4 सिंपल से फेजेस है। और ये चीज आप इसी डायग्राम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
अब हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ उसका नॉमेनक्लेचर चेंज कर रहे हैं, उसका नाम चेंज कर रहे हैं। पहला है एनवायरमेंटल स्कैनिंग, कि भाई मुझे एक एग्जाम देना है, तो उसके पहले मैंने क्या किया था, अपने लिए करियर ऑप्शंस देखे थे कि व्हाट व्हाट करियर ऑप्शंस आई हैड। यू सॉ कि मल्टीपल ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, दैट इज व्हाट वेयर यू डू एनवायरमेंटल स्कैनिंग, देन यू सी कि मेरी कैपेबिलिटीज या मेरे एडवांटेज पे कौन सी चीजें मूव कर रही है, मेरे लिए थ्रेट क्या क्या है। सो ये होता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग, कि जहां पे आप देखते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन सी चीज है जो उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जो उसके लिए थ्रेट कॉज कर सकती है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके पास कौन सी इनहेरिट स्ट्रेंथ्स है और वीकनेस है, और उन्हें मैच करते हो, ताकि आपको एक स्वॉट एनालिसिस मिले कि बाहर क्या अपॉर्चुनिटी है जो आप अपनी इनहेरेंट इंट्रेंसिक स्ट्रेंथ से कैपिटलाइज करोगे, ताकि आपको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिले, और बाहर क्या थ्रेट है, क्या रिस्क है जो मटेरियलाइज हो सकता है अगर वो आपकी वीकनेस से मिल गया तो, और आप उस रिस्क को एलिमिनेट या मैनेज करने की कोशिश करते हो। दैट इज योर एनवायरमेंटल स्कैनिंग। फिर हमने देखा था आप ऑब्जेक्टिव बनाते हो, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हो, दैट प्रोसेस इज स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। क्या पहले आपने एनवायरमेंट स्कैन किया, शॉर्ट एनालिसिस किया, दूसरी चीज फिर आपने स्ट्रेटेजी बनाई, क्यों, ताकि आप बेहतर अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज कर सको और रिस्क को मिटिगेट कर सको। नेक्स्ट इज उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट किया, तो यहाँ तो नाम सेम ही है, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। और फिर करेक्टिव एडजस्टमेंट, करेक्टिव एडजस्टमेंट को ही मैं एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म यूज करता हूँ, इवेल्युएशन, कि आपने स्ट्रेटेजी इवेल्युएट की कि जो मैंने इंप्लीमेंट किया था क्या उसके आउटकम्स डिजायरेबल आउटकम्स से मैच कर रहे हैं, अगर हाँ सो वेल एंड गुड, कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग, और अगर नहीं तो आइडेंटिफाई द रीजन फॉर डेविएशन एंड टेक अ करेक्टिव स्टेप। तो यहाँ पे हमने 4 फेजेस भी पढ़ लिए। अब यहाँ पे आप देखिए कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल, ये कुछ चीजें हैं जो हम थोड़ा आगे जाके पढ़ते हैं यहाँ पे, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात है ये बेसिकली। बट उससे पहले कुछ चीजों को लेट्स हैव अ रिवीजन काइंड ऑफ मैनर, ताकि हम कंपाइल कर पाए कि आगे जो हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं उसका बेस है ये। तो हमने क्या सीखा अभी तक, क्या हमने ये देखा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, setting up of strategic objectives, crafting a strategy, implementing it, and then making corrective decision। इसी को मैं ब्रेक करना चाहूं तो मैं इसे 4 फेजेस में कह सकता हूं: इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन। अब बात करते हैं इस चीज की, स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल स्कैनिंग, कि मुझे अपने एनवायरमेंट को देखना ही क्या है। तो सबसे पहले जो आपका एनवायरमेंट है, देखो आप अकेले तो ऑपरेट नहीं करते हो, जब आप एक कंपनी में हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अकेले ऑपरेट नहीं कर रही है, उसके आसपास भी लोग हैं, गवर्नमेंट है अपनी पॉलिसीज बना रही है, अलग अलग सोशल प्रेशर ग्रुप्स है, वो अपनी डिमांड्स रख रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के सामने, उस ऑर्गेनाइजेशन के अपने सप्लायर्स है, वेंडर्स है, कस्टमर ग्रुप्स है, कंपनी के शेयर होल्डर्स है, बोर्ड है, उसकी कमेटी है, एम्प्लॉयज है, और एट लार्ज स्टेक होल्डर्स है। तो इन लोगों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट यू हैव टू एग्जामिन। एनवायरमेंटल स्कैनिंग में आप दो तरीके का एनवायरमेंट स्कैन करते हैं। पहला है इंटरनल एनवायरमेंट, दूसरा है एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इंटरनल एनवायरमेंट क्या होता है? इंटरनल एनवायरमेंट होता है वो सारे फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन की इमीडिएट पेरिफेरी में है या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड, बोर्ड के क्या एथिक्स है, क्या पॉलिसीज है, एचआर डिपार्टमेंट, आपकी कंपनी में क्या टेक्निकल कैपेबिलिटीज है, आपके पास क्या आईपीआर राइट्स है, वो सारी चीजें होगी आपके इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब ये इंटरनल जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स दो तरीके से काम करते हैं। पहला, या तो ये इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं आपकी स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी कोई कैपेबिलिटी हो, कैपेबिलिटी। अब लेट्स पॉज हियर फॉर अ मिनट, जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। अब यहाँ पे हम एक बेसिक चीज समझ रहे हैं कि हमने देखा इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है,
वो सारी चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। अब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हमें और आगे क्लासिफाई करना है, तो हम उसे मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स और माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं। माइक्रो में हम पढ़ते हैं कॉस्मिक, जिसमें हम बात करते हैं कंज्यूमर, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज एंड सो ऑन। और वहीं पे हम मैक्रो में हम बात करते हैं अबाउट योर पेसल फ्रेमवर्क, PSTL, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। तो यहाँ पे हम वो चीजें नहीं पढ़ रहे हैं अभी। वो चीज आने वाले चैप्टर में हम इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। अभी हम अब ये समझना चाह रहे हैं कि मुझे ये एनवायरमेंटल एनालिसिस करना है, इसमें मुझे इंटरनल एनवायरनमेंट पढ़ना है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पढ़ना है। लेकिन वो पढ़ना क्यों है? द कोर आइडिया बिहाइंड दैट इज व्हाट वी आर फोकसिंग राइट नाउ। तो सबसे पहले इंटरनल एनवायरनमेंट। जब हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारे पास आती है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये चीजें आपके अंदर होती है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं इंट्रेंसिक। कि स्ट्रेंथ इज योर इंट्रेंसिक कैपेबिलिटी, जो आपके अंदर है वो क्षमता, जो आपकी कोर कॉम्पिटेंस बनती है। कोर कॉम्पिटेंस यानी हो सकता है कि आप किसी चीज में बहुत अच्छे हो, तो उसमें आप यू गेट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड एज, कि आप बाकी लोगों को आउट परफॉर्म कर जाए। तो वो चीज बनेगी आपकी कोर कॉम्पिटेंसी। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। तो लेट अस रिवाइज। नंबर वन, व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ इज इनहेरेंट capability. Whereas what is weakness? Weakness is inherent inherent weakness. Right? No. Weakness is inherent limitation. जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जब आप बात करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट की, हम बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की और वीकनेस की। सो व्हाट इज अ स्ट्रेंथ? अ स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट कैपेबिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा दे। सो अ स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट कैपेबिलिटी गिविंग स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। वहीं पे मैं बात करूं वीकनेस की, तो अ वीकनेस इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन which gives a strategic disadvantage। एक इनहेरेंट लिमिटेशन है जिसके कारण मुझे स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज को फेस करना पड़ सकता है। वहीं पे जब मैं ये अपनी स्ट्रेंथ है, इसको मैं बाहर देखूंगा कि बाहर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए मैं इस कोर कॉम्पिटेंसी या इस स्ट्रेंथ को यूज कर सकता। So the idea is to match your strengths with external opportunities so that you can capitalize on them. अब अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? अपॉर्चुनिटीज आर अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कौन कौन सी? दो चीजें। पहली, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। एन अपॉर्चुनिटी इज अ फेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर। एक फेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर है जो मेरे पसंद का है, विच गिव्स मी द एबिलिटी टू स्ट्रेंथन माय मार्केट पोजीशन। कि कोई भी ऐसी चीज जो मेरे कंट्रोल के बाहर है, लेकिन उसके होने से मेरी मार्केट पोजीशन बेहतर होती है, दैट बिकम्स what an opportunity. For example, let's say you are appearing for an examination in June. अब जून में लेट्स से इलेक्शन आ गया और आपको 20 दिन एक्स्ट्रा मिल गया, तो ये जो 20 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम फ्रेम मिला, क्या ये आपके हाथ में था? नहीं। एग्जाम तो हर साल फिक्स डेट्स पे होते हैं, बट ड्यू टू इलेक्शन आपके एग्जाम्स पोस्टपोन हुए, तो आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिला। ये टाइम आपके लिए एक फेवरेबल अपॉर्चुनिटी बना कि अगर आप इससे बेटर यूटिलाइज करें तो आप अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन कर सकते हैं, आप अपने मार्क्स बेटर स्कोर कर सकते हैं। सेम चीज एक कॉर्पोरेट है, अगर उस कॉर्पोरेट ने देखा, जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल ले लेते हैं कि टेलीग्राम बैन होने वाला है कुछ दिनों के लिए इंडिया में। तो टेलीग्राम का बैन होना एक एक्सटर्नल इवेंट है। अब व्हाट्सएप जैसी कंपनीज या बाकी मैसेजिंग एप्स जो हो गया, हाइक हो गया, इंस्टाग्राम होगा, तो इन मैसेजिंग एप्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, कि एक फेवरेबल कंडीशन है कि जिस पे ये कैपिटलाइज करके अपनी मार्केट पोजीशन बेहतर कर सकते हैं, अपने नंबर ऑफ यूजर्स को, न्यू यूजर्स को ऑनबोर्ड कर सकते हैं, अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं। दैट इज योर अपॉर्चुनिटी। वहीं पे मैं बात करता हूँ थ्रेट की। तो थ्रेट क्या होता है? अ थ्रेट इज एन अनफेवरेबल फैक्टर आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। की थ्रेट एक अनफेवरेबल फैक्टर है जिसके होने से रिस्क है। किस बात का रिस्क है? कि मुझे डैमेज हो सकता है। इज एन अनफेवरेबल
factor outside the control of an organization which causes risk of damage being materialized. For example, अभी अभी आपने देखा नए लेबर लॉज आए, नए लेबर लॉज आए तो जो दिसंबर 25 का एग्जामिनेशन था, जून 26 का एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन साइकिल में लेबर लॉस चेंज हो गए। तो जो अब पहले मॉड वन को रिपीट कर रहा है या जिसने मॉड वन की क्लासेस पहले लेके रखी हुई है, या कोई हो सकता है ग्रुप टू करके ग्रुप वन के लिए आ रहा है, तो उनके लिए ये एक थ्रेट है। क्यों? क्योंकि एक अनफेवरेबल कंडीशन कॉज कर रहा है, क्योंकि अब नया सिलेबस या लॉज नए आ रहे हैं। हो सकता है मेरा सिलेबस का वेटेज बढ़ जाए, हो सकता है मैं टाइम पे क्लासेस ना कर पाऊँ, हो सकता है कि इस चीज के लिए कोई रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में, कि मैं सेल्फ स्टडी करना चाह रहा हूँ बट पढ़ूं कहाँ से, बुक्स ही अवेलेबल नहीं है, और इस सब का नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है मेरे रिजल्ट पे। तो इट इज अ थ्रेट कॉजिंग अनफेवरेबल रिस्क और कॉजिंग डैमेज। सेम चीज आप कॉर्पोरेट लेवल पे देखिए, अभी हम टेलीग्राम की बात कर रहे थे, तो इंडिया में पेपर्स का लीक होना बिकम्स अ थ्रेट फॉर टेलीग्राम, दैट इट इज एन अनफेवरेबल कंडीशन कि इनका ऐप बैन होगा। तो इस ऐप बैन के से एक रिस्क है कि इट विल कॉज डैमेज। वाई? कि इनके जो कोर कस्टमर बेस है, जो यूजर्स है, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे माइग्रेट हो जाए। तो दिस आर नथिंग बट योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। और ये हम क्यों पढ़ते हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ से अपनी अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज कर पाए, अपनी वीकनेसेस को एलिमिनेट करें, कि जो चीज में हम वीक है उसे एलिमिनेट करें, उसे हटाए। दूसरा जो थ्रेट है, अब थ्रेट के साथ दो चीजें होती है। कुछ थ्रेट होते हैं जो आप रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, देयर आर अप्रोचेस टू मैनेजिंग रिस्क। कि पहला, कुछ थ्रेट ऐसे होते हैं जो आप पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, कि आपको लग रहा है कि लीक्स का डर है, आपके इंटरनल कंट्रोल्स इतने अच्छे नहीं है, आप बेटर सॉफ्टवेयर ले आए, आप बेटर टेक्नोलॉजी पार्टनर्स ले आए, आप बेटर कंप्लाइंस फ्रेमवर्क ले आए, ताकि आपका रिस्क कम हो जाए। दैट इज योर एलिमिनेशन ऑफ रिस्क। फिर कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो हमेशा इनहेरेंटली प्रेजेंट ही रहते हैं, या तो उन्हें मिटिगेट करने की कॉस्ट इतनी ज्यादा है, या उसमें इतना खर्चा इन्वॉल्व है कि वो आपके लिए इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है, या वो नेचर ही उस चीज का ऐसा है, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स में पायरेसी, लीकेज, आईपीआर में स्पेशली कि आपने प्रोडक्ट बनाया कोई और कॉपी कर ले रहा है, वो चीजें होने के चांसेस ज्यादा है। तो वहां पे आप रिस्क को एक कंट्रोलेबल डिग्री तक कम कर सकते हैं, पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो दैट इज हाउ यू डील विथ थ्रेट। सो द कोर आइडिया ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज टू कंडक्ट अ स्वॉट एनालिसिस, कि आप फाइंड करें आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, ताकि आप अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज कर सके, आप अपनी वीकनेसेस को ढूंढे और उन लिमिटेशंस को कम करें। एट द सेम टाइम आप थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करें, ताकि आप एक बेटर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी लेके आता है। दैट इज व्हाट योर स्वॉट एनालिसिस इज। एंड स्ट्रेंथ, let us revise what strength, weaknesses, what opportunity threats are, and then we'll move on forward. सबसे पहले environmental एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस में दो पोर्शन, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स मल्टीपल है, बोर्ड, टेक्नोलॉजी, एचआर, एथिक्स ऑफ अ कंपनी एंड सो ऑन। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दो फैक्टर्स आते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो में कॉस्मिक, मैक्रो में पेस्टिव। ये क्या है, ये हम चैप्टर 2 में देखेंगे, अभी हम इस पे डिस्कशन नहीं कर रहे। बट ये हम कर क्यों रहे हैं? is to conduct the idea behind this is to conduct a SWOT analysis. SWOT analysis से क्या होगा? मैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पहचानूंगा। मेरी स्ट्रेंथ क्या है? इनहेरेंट कैपेबिलिटीज दैट गिव मी अ एडवांटेज। कैसा एडवांटेज? स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। वीकनेस क्या है? इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन। कैसी लिमिटेशन? इनहेरेंट लिमिटेशन विच गिव्स पुट्स मी एट अ स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज। वहीं पे मैं बात करूं अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? अपॉर्चुनिटी इज an external factor causing which is favorable in nature, which helps me to strengthen my market position. वहीं पे एक थ्रेट क्या है? एक अनफेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर है जिसके कारण रिस्क है कि मुझे डैमेज हो सकता है, दैट इज कॉजिंग डैमेज। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक्सरसाइज के लिए स्पेस है, दैट इज टू कंडक्ट स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड थ्रेट एनालिसिस फॉर योरसेल्फ। तो आप इस टेबल को एनालाइज कीजिए, एंड लेट्स डू एन क्विक एप्लीकेशन
कि हाउ दिस सब्जेक्ट कैन हेल्प अस पास दिस एग्जामिनेशन। तो आप स्ट्रेंथ में लिखिए कि आपके लिए इस एग्जामिनेशन में पास होने के लिए आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। इट कुड बी कि यू आर हैविंग अ ग्रेट कमांड इन लीगल टर्मिनोलॉजी या लीगल कॉन्सेप्ट्स आपको जल्दी समझ में आता है, आपकी राइटिंग स्किल बेटर है। नेक्स्ट यूर स्ट्रेंथ कुड बी दैट आउट ऑफ 7 सब्जेक्ट्स आपको हो सकता है यू आर गुड इन लॉ, तो आपको 5-6 सब्जेक्ट बहुत फेवरेबल लग रहे हैं अपने लिए। तो यू राइट डाउन दोस थिंग्स, यू कैन स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। आपका रिसेप्शन रेट जल्दी है कि आप एक बार पढ़ के चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं। यू राइट डाउन दोस थिंग्स इन योर स्ट्रेंथ सेक्शन कि वो आपकी इंटरनल कैपेबिलिटीज है। ऑन वीकनेस कि हो सकता है कि आपका अर्थमेटिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है, आपको मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन पार्ट देख के थोड़ा घबराहट फील होती है। आप एग्जीक्यूटिव की बात करें तो हो सकता था आपके लिए अकाउंट्स एफएम वाज समथिंग टफ और टैक्सेशन वाज अ टफ पेपर। तो वो चीजें आप अपने वीकनेस में डाउन करें। फिर आप अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आइडेंटिफाई करें कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। इफ यू आर अपियरिंग फॉर दिसंबर एग्जामिनेशन एंड अपॉर्चुनिटी इज कि बीच में फेस्टिव सीजन आता है प्लस दिसंबर के पेपर 20 से स्टार्ट होता है, तो आपके पास 20-25 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है आपको सेल्फ स्टडी के लिए। दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। थ्रेट कुड बी समथिंग एज सिंपल एज कि लेट्स से ठंड का मौसम है, बारिश का मौसम है, सर्दी जुकाम, तबीयत खराब हो सकती है, हेल्थ रिस्क है। सो दैट इज अ थ्रेट। सो यू जॉट डाउन दिस थिंग्स एंड यू आइडेंटिफाई कि आपके लिए स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स क्या होने वाले हैं। नाउ you do this exercise and then let's meet you up back at this organizational structure in 5. ओके, कमिंग बैक टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब एक बेसिक सी चीज समझिए। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपने कई बार ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि ऑर्गेनाइजेशन में एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और एक बॉटम लेवल मैनेजमेंट है। तो इसी को हम थोड़ा कोडिफाई करना शुरू कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप मैनेजरियल डिसीजंस ले रहे हो तो अलग अलग लेवल पे डिसीजंस लेते हैं। उन्हीं को हम नाम देते हैं टॉप, मिडिल और बॉटम लेवल को एस कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। टॉप लेवल कॉर्पोरेट लेवल का हो गया, बिजनेस लेवल मिडिल मैनेजमेंट एंड फंक्शनल लेवल जो डिपार्टमेंटल लेवल्स पे होता है वो। अब इससे हम समझते कैसे हैं कि जो आपका कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, ये let us take an example of a conglomerate, let's say um, टाटास। सो टाटास मैन्युफैक्चर एवरीथिंग। टाटा का सॉल्ट भी आता है, टाटा की गाड़ियां भी आती है, टाटा सॉफ्टवेयर भी बेचता है, टीसीएस। एक कंपनी है जिसके अंडर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ कॉन्ग्लोमरेट। की एक ग्रुप है टाटा ग्रुप, उसके अंडर मल्टीपल कंपनीज आती है जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच रही है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। दैट इज अ कॉन्ग्लोमरेट। तो जब आप स्ट्रेटेजी बनाओगे पूरे टाटा ग्रुप के लिए, दैट व्हाट इज द कोर स्ट्रेटेजी दैट एवरी कंपनी हैज टू फॉलो, तो वो स्ट्रेटेजीज इस लेवल पे बनेगी। उस लेवल को हम नाम देते हैं कॉर्पोरेट लेवल। ये टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं कंपनी के, ये प्लान करते हैं, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं। तो सबसे ज्यादा एसएम का रोल आपको कॉर्पोरेट लेवल पे मिलेगा, जहां पे आप 100% ऑटोनॉमी के साथ डिसाइड करते हो कि आपकी हर कंपनी किस तरीके से फंक्शन करेगी, आपका अल्टीमेट मोटिव क्या है। नेक्स्ट इज बिजनेस लेवल, कि अब इसके अंदर मल्टीपल कंपनीज थी, तो ये जो अलग अलग कंपनीज है, लेट्स से आईटीसी मैन्युफैक्चर सॉल्ट, ये जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका इस बिजनेस पे, सॉल्ट बिजनेस पे किस तरीके की स्ट्रेटेजी या डिसीजंस लेंगे वो, दैट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड इन बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। यहाँ पे मिडिल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। ये एक लिंक की तरह काम करता है। लिंक क्यों? क्योंकि ये कनेक्ट करता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी को, कि जो कॉर्पोरेट लेवल पे जो हमारी कॉन्ग्लोमरेट का विजन है वही हम बिजनेस लेवल पे अप्लाई कर पाए, और साथ ही इस चीज या आगे अपने नीचे आने वाले छोटे डिपार्टमेंट्स तक सेम चीज कन्वे करता है। एट द सेम चीज टाइम आप देखिए कि जो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन होता है वो इसके नीचे डिपार्टमेंटल लेवल पे होता है, जहाँ पे आप बनाते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी, कि उस बिजनेस के अंदर
भी तो डिपार्टमेंट्स हो गए, अकाउंट्स, फाइनेंस, प्रोडक्शन, तो मार्केटिंग। तो ये लोग जो होता है, ये डिपार्टमेंट्स अल्टीमेटली स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये इम्प्लीमेंटेशन जहां होता है उसी को हम कहते हैं फंक्शनल लेवल। तो ये फंक्शनल लेवल क्या करता है, ये फीडबैक देता है बिजनेस लेवल को, और यही फीडबैक ये आगे ऊपर कॉर्पोरेट लेवल को फॉरवर्ड करता है। और ये फीडबैक क्यों जरूरी है? टू मेक करेक्टिव एडजस्टमेंट्स। तो अभी हमने देखा 3 लेवल, जिसमें हमने देखा कॉर्पोरेट लेवल, टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो प्लान करते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन फॉर होल ग्रुप ऑफ कंपनीज। बिजनेस लेवल स्पेसिफिक बिजनेस के लिए, यहाँ मिडिल मैनेजमेंट होता है। यहाँ पे इट एक्ट्स एज अ लिंकेज बिटवीन कॉर्पोरेट लेवल एंड फंक्शनल लेवल। और यहाँ पे ये मॉनिटर करते हैं कि जो स्ट्रेटेजी ऊपर से मुझे मिल रही है, जो विजन, मिशन स्टेटमेंट्स मिल रहा है, क्या मैं उन्हें ट्रांसलेट कर पा रहा हूँ अपनी बिजनेस लेवल पे। नेक्स्ट इज फंक्शनल लेवल, जहाँ पे एक्चुअल स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन होता है और जहाँ फीडबैक्स दिया जाता है। अब अगर आप इसे ध्यान से देखिए, ये जो है ना, ये आपके आने वाले आगे के चैप्टर्स है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज, यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि अगर आपका एक बिजनेस है, तो कब आपको अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट पोजीशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए, कब आपको एक्सपांशन के लिए जाना चाहिए, कब आपको रिट्रेंचमेंट के लिए जाना चाहिए। और जो आप स्ट्रेटेजीज पढ़ते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट पेनिट्रेशन, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जो है ये आप कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी के अंदर पढ़ेंगे। वहीं पे मैं बात करूं बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी की, तो यहाँ पे आप माइकल पॉटर की स्ट्रेटेजी देखेंगे, जिसमें वो कहते हैं कि क्या आपको कॉस्ट डिफरेंस, कॉस्ट पे खेलना है, आपको कॉस्ट लीडर बनना है, या आप डिफरेंशिएशन पे जाना चाहते हैं, या आप फोकस स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहेंगे। वो चीजें आप यहाँ पे बिजनेस लेवल पे सीखते हैं। और फंक्शनल लेवल, यहाँ पे आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में सीखते हैं। जैसे एक डिपार्टमेंट हो गया मार्केटिंग, तो आप मार्केटिंग के 4 पीस सीखते हैं: प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, प्राइस। और आजकल 2 पीस और ऐड हुए हैं, दैट इज योर पीपल एंड प्रोसेसेस। तो वो जो आप एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के बारे में स्ट्रेटेजी सीख रहे हैं, दैट इज एट योर फंक्शनल लेवल। एंड स्वॉट हमने सीखा भी अभी। दिस वाज अ वेरी कोर कॉन्सेप्ट जो हमें आगे काम में आने वाला है। एंड लेट अस स्टॉप विथ 3 की डेफिनेशंस, यहाँ पे हम करते हैं और रुकते हैं। अब इसके बाद हम सीधा चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले विजन, सिंपल है, जो हम पहले ही पढ़ के आए। विजन इज नथिंग बट अ रोड मैप ऑफ फ्यूचर, कि भविष्य में मुझे क्या करना है, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू। अब ये जो है ना, यहाँ पे कुछ ऐसी की टर्म्स या की स्टेटमेंट्स है विच आई फील आपको मेमोराइज करने चाहिए, ताकि दे गिव एन एज और दे पॉलिश योर आंसर्स। तो ये वो स्टेटमेंट्स है कि अ स्ट्रेटेजिक विजन एक रोड मैप है फ्यूचर का, जो मुझे बताता है कि मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। तो विजन इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड। और उसी विजन को अचीव करने के लिए हम बनाते हैं एक मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट फोकस करता है प्रेजेंट पे, कि मैं आज क्या हूं, हु आर वी एंड व्हाट कैन वी डू। आज हम कौन से बिजनेस में हैं, हम क्या प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, दैट इज योर मिशन। और विजन इसकी मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ, और मिशन इज द करेंट रियलिटी की मैं कहाँ हूँ और व्हाट वैल्यू आई एम एडिंग। अब ये विजन, मिशन, इसके बाद आता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो गोल्स जो होते हैं ये आपके एंड रिजल्ट्स होते हैं, कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, दैट इज योर गोल। और उस गोल को अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे टाइम बेस्ड टारगेट्स बनाते हैं, दैट बिकम्स योर ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे याद रखिए कि जो गोल्स होते हैं ये आपके ओपन एंडेड होते हैं, कि इनका अंत नहीं होता। वहीं पे ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोज एंडेड, ये फिक्स्ड मेजरेबल होता है, मेजरेबल टाइम बेस्ड टारगेट्स होता है। So that is pretty much where we have covered all the basics. Or next up, I see you in the first chapter, that is your introduction to strategic management. And we'll be starting with this overview here. But वहां जाने से पहले let us just recall कि strategic management का हमने प्रोसेस देख, उसमें हमने 4 स्टेप्स देखे, विच वर एनवायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन यू कैन से। अब नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विद चैप्टर 1। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है एंड यू हैव एनी फीडबैक
or something you would want us to include more. So do let me know in the comment section down below. और जब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, and until then, bye bye.